हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में। क्लास 10th का एक चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मेटल्स एवं नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु। और इसी का आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है धातुओं की प्राप्ति। किस तरह से धातुओं को प्राप्त किया जाता है, ये सब आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहले ही इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बट सबसे पहले इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से, यानी कि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, उनको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ना 5 स्टेट बोर्ड्स कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब होती है बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जो आप हमें पढ़ाते हैं सबके नोट्स तो बता दीजिए कहाँ से मिलेंगे। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि बेटा पहले तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, है ना। सबसे ज़्यादा सही वही होते हैं कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपको मेरे ही नोट्स चाहिए, तो इसके लिए नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे लिंक दी गई है वहाँ जाकर ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ भाई कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम आप तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इस पूरे को इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में कंटेंट दीजिए। तो भाई हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल अलग है, जहाँ केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं हम धातु की प्राप्ति की कहानी। आपने कई बार सुना होगा कुछ चीज़ों के बारे में, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई अयस्क जैसा कुछ होता है, राइट। आपने सुना होगा खनिज जैसा भी कुछ होता है, यानी कि ओर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, भर्जन हो गया, निस्तारण हो गया। ये कुछ ऐसी चीज़, गैंग हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। अब पॉइंट ये उठता है कि कई बार हमारे एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, भर्जन क्या है, निस्तारण क्या है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके इन्हीं के बारे में पहले तो समझते हैं। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जिनको केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो मैं पहले ही बता दूँ कि केमिस्ट्री में बिना केमिकल इक्वेशंस के, रिएक्शंस के, तो आप भूल जाओ कि केमिस्ट्री हो सकती है। तो आज के इस क्लास में भी आपको कुछ इसी तरीके की कहानी देखने को मिलेगी। बात कुछ ऐसी है कि हमारी अर्थ की भूपर्पटी धातुओं का मेन सोर्स है। बिल्कुल सही बोला है कि हमारा जो अर्थ है ना, पृथ्वी की बात चल रही है, यानी किसकी बात चल रही है बेटा? हमारे अर्थ की बात चल रही है। अर्थ की जो भूपर्पटी है वो धातु, धातु मतलब समझते हो ना, अरे भाई पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये धातुओं का मुख्य स्रोत है। आपको ये तो पता है ना कि हमारे अर्थ में क्या पाए जाते हैं? एलिमेंट्स, यानी कि तत्व, जिनमें नेचुरली क्या मिलती हैं हमें? ज़्यादातर चीज़ें मेटल्स की ही नेचुरली मिलती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पर धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, अब जैसे समुद्र का जो जल होता है उसमें क्या मिलता है? हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? NaCl बोलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है, आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये एक तरीके के क्या है बेटा? सॉल्ट है, लेकिन कैसे हैं? विलेय हैं। मेनली कहाँ मिलते हैं? तो समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण प्रेजेंट होते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हमने पहले जाना कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर धातुएं मेन सोर्स होती हैं। फिर हमने जाना कि भाई समुद्री जल में भी क्या पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण प्रेजेंट रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं।
अब पॉइंट ये उठता है कि मैम इसमें हमने 2 लाइन तो हमें समझ में आ गई, हमने ये लैंग्वेज जान ली, भाषा समझ ली, लेकिन अगर हमें खनिज को प्रॉपरली डिस्क्राइब करना हो, सो मिनरल्स या खनिज के लिए हम क्या बोल सकते हैं? तो पहली बात तो हमारी अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है ना, यहाँ नेचुरली जो हमें मिल जाए। अयस्क की बात करें तो उसको भी थोड़ा सा साइड कर लो, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खनिज और अयस्क को मिक्स कर देते हैं, बट आपको इसे मिक्स नहीं करना होगा। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे बेटा कि हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी में नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि तत्वों, या फिर मैं कह सकती हूँ यौगिकों यानी कि कंपाउंड्स, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? मिनरल्स यानी कि खनिज कहते हैं। क्लियर? यही क्या कहलाते हैं बेटा? सो यही कहलाते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से नेचुरली एलिमेंट्स के फॉर्म में, या फिर मैं कह सकती हूँ कंपाउंड्स यानी यौगिक के फॉर्म में मिलते हैं। अब जिनको ये नहीं पता है कि भाई कंपाउंड्स क्या होते हैं, सो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर ही क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ये चीज़ हमने कहाँ पर पढ़ के रखी है? क्लास 9th में पढ़ कर रखी है। अगर आप लोगों को वो ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, है ना। और इसी के साथ सेकंड चैप्टर में, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो क्लास 9th का 10th में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा या मैं कभी ऐसा बोलूँगी कि नहीं जाओ वहीं जाकर पढ़ो, नहीं, मैं हमेशा आपको 10th में हो तो 10th में भी एक बार रिवाइज करवाती हूँ कि बेटा ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है। अब कुछ प्लेसेस पर ऐसा भी होता है कि भाई कुछ जो खनिज होते हैं, खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में पाई जाती है जिसका निकालना लाभकारी होता है, मतलब जो बेसिकली प्रॉफिटेबल पर्पस से होती है। इन्हीं खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। खनिजों को ही हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। किन खनिजों को? तो उन खनिजों की, उन मिनरल्स की बात चल रही है जहाँ पर बेटा कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, यानी कि उन खनिजों में कोई विशेष धातु होगी, कोई स्पेसिफिक मेटल होगा जो प्रॉफिटेबल पर्पस से होगा, लाभकारी होगा। उन्हीं खनिज को हम क्या बोलते हैं? ओर्स यानी कि अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो उन्हीं को बेटा हम ओर्स यानी कि क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। चलो, तो ये थी हमारी पहली स्लाइड, हमने जहाँ जान लिया है कि भाई खनिज क्या होते हैं। सो हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में नेचुरली प्राकृतिक रूप से या तो तत्वों के रूप में यानी एलिमेंट्स के फॉर्म में, या तो यौगिकों के रूप में यानी कंपाउंड्स के फॉर्म में जो हमें रिसीव होते हैं या हमें जो मिलते हैं नेचुरली, वही क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। फिर मैम ओर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। ओर्स एक अलग चीज़ हो जाएंगी एंड खनिज एक अलग चीज़ हो जाएगी। ओर्स क्या होते हैं? तो ये भी हमारी अर्थ में प्राकृतिक रूप से खनिज में कुछ विशेष क्या पाई जाती हैं? धातुएं पाई जाती हैं जो लाभकारी होती हैं। किस चीज़ के लिए? जिन्हें निकालना लाभकारी होती है, और यही क्या कहलाते हैं? ऐसे ही खनिजों को हम अयस्क यानी कि ओर्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो हमने 2 चीज़ें जान ली है, खनिज और अयस्क क्या होते हैं। अब आपके एग्जाम में इन केस क्वेश्चन आ जाए बेटा तो लिख लेना, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके पहले तो मुझे बता दो कि दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया ना? पक्का कंफर्म लॉक कर दे ना। नेक्स्ट आते हैं कि भाई धातु का एक्चुअली में निष्कर्षण कैसे होता है ना। धातुओं को निष्कर्षित कैसे किया जाता है, इस पर भी चर्चा करना तो बनता है, तो चलो कर लेते हैं। अब क्या होता है भाई, जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं बेटा, याद करो इसकी तो हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारी भूपर्पटी में फ्रीली, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में भी मिलती हैं, कंपाउंड्स के फॉर्म में भी मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चलो पहली लाइन तो तुम समझ गए होंगे, है ना। लेकिन मैं एक बात बोलूं,
तुम्हें दूसरी और तीसरी भी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर, मैंने पहले ही बोला था भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो मुझे एक बात बताओ, इस बड़े चैप्टर में आपको मैंने कहीं पर भी क्या ऐसा कुछ पढ़ाया है? क्या ऐसा कुछ पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है। सक्रियता श्रेणी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हमने पढ़ लिया है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, राइट। हमने जाना था कि सभी मेटल्स समान रूप से रिएक्ट नहीं करते हैं। एक साइड में रख रही हूँ किसको भैया, सोडियम को, है ना, और एक साइड में किसको रख रही हूँ, गोल्ड को। यानी कि मैंने क्या लिया है बेटा, मैंने लिया है सोडियम, और क्या लिया है मैंने, गोल्ड। हिंदी में सोडियम को सोडियम ही लिख दूं, इतना तो खैर समझ जाओगे भाई। तो ये गोल्ड यानी सोना हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि मैम आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सो बेटा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की या फिर अगर मैं बात करती हूँ गोल्ड की, तो दोनों ही क्या है, ऑब्वियसली मेटल्स हैं, धातु हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड होता है वो इजीली सबके साथ ये नहीं रिएक्ट कर सकता, और जो सोडियम होता है ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। चाहे आप इसे किसके कांटेक्ट में लेकर आ जाओ भैया, एयर के कांटेक्ट में लेकर आ जाओ, चाहे आप इसे किसके कांटेक्ट में लेकर आ जाओ, वाटर के कांटेक्ट में, है ना। तो हमने देखा कि ये सभी के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। क्यों? तभी तो इतना तेजी से रिएक्ट करता है, तभी तो इसे कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है ना। हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो सक्रियता श्रेणी यहाँ पर एक शब्द आया है, मैंने आपको बताया था कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज होती है जहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी सक्रियता रिएक्शन के बेस पर, रिएक्टिविटी के बेस पर क्या होते हैं, अरेंज। जैसे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या होता है, सो वो होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ऐसे करके इसका जो सीक्वेंस है वो चलता है। अब पॉइंट ये आता है कि मैम एक बात बताइए कि ये जो सीक्वेंस है ये चेंज हो सकता है क्या। देखो मुझे एक बात बताओ, ये पॉसिबल है क्या कि ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद फिर गोल्ड रिएक्ट कर जाए? नहीं, इनका सीक्वेंस जो है वो पहले से ही फिक्स्ड है ना, निश्चित है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, पोटेशियम ही होगा, एंड सबसे कम नीचे की अगर आप देखोगे ना तरफ तो सिल्वर, गोल्ड ऐसे आपको करके मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारी भूपर्पटी में क्या होते हैं, चंगू मंगू, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, और कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ऑब्वियसली जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, अभी आगे आएंगे, अभी हम इस पर भी चर्चा होगी। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज थी हमारी, उसमें सबसे नीचे वाले मेटल्स नहीं करते आसानी से रिएक्ट। इवन मैंने आपको बताया था, जैसे ये देखो गोल्ड है, तो अब हम डेली नहाते, हमने घर में देखा है, घर में हमारी जो मम्मी हैं, भाभी हैं, दादी हैं, नानी है, चाची, काकी, सब लोग की अगर बात करें तो ये लोग गोल्ड जनरली पहने रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा भाई, ये तो पानी के कांटेक्ट में तो आता है, एयर के कांटेक्ट में भी आता है, क्या इसमें कोई चेंज होता है क्या? फिर हम क्या बोलेंगे, नहीं इसमें तो कोई चेंज नहीं होता है ना। वहीं इसके प्लेस पर अगर दूसरा कोई मेटल होता तो वो रिएक्ट कर जाता, ये नहीं करता है ऐसे रिएक्ट। हाँ, अब वो एक अलग बात है कि हमारे घर में जो गोल्ड है वो पुश्तैनी रखा हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कम से कम 100 साल पुराना गोल्ड है। दादी, फिर उनकी भी, मतलब जैसे बोलते हैं ना दादी, परदादी, फिर उनकी भी दादी, उनकी भी दादी, ऐसे करके जो चलता हुआ आ रहा है। अगर हम उस चीज़ की बात करें तो हाँ, इतने साल में थोड़ा सा चेंज तो आ जाता है, तभी तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेटल्स का सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग। सबसे ज़्यादा किसका होता है, सिल्वर का। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का ही कैसा होता है बेटा, शाइनिंग होता है। और सबसे ज़्यादा, वैसे तो सारी मेटल्स का शाइनिंग सरफेस होता है, क्योंकि मेटल्स में चमक की प्रॉपर्टी होती है, और सबसे ज़्यादा किस में होती है, सिल्वर में होती है ना। तो अभी जैसे मैंने बोला ना, बहुत सालों पुराना जो रहता है, ऑब्वियसली भाई थोड़ा तो डिफरेंस आएगा, तो उसको फिर क्या करा दिया जाता है, पॉलिश, फिर वो वापस से शाइन करने लगता है, बिल्कुल न्यू जैसे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं अगली कहानी की तरफ। सो बात कुछ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने बोला नीचे वाली जो मेटल्स होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो जैसे क्या बोल दिया, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। इस लाइन को हम करेंगे हाईलाइट।
यानी कि मैं इस पे करने जा रही हूँ स्टार। जिस पे स्टार करने को बोलूँ शांति से उस पे क्या कर देना, स्टार कर देना, ठीक है ना। तो कॉपर की बात कर ले हम, यानी तांबे की बात कर ले, सिल्वर या चांदी की बात कर ले, अपने सल्फाइड या फिर कह सकते हैं बेटा ऑक्साइड के अयस्क यानी कि ओर्स के रूप में संयुक्त अवस्था यानी कि एक मिली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं कौन सी होती हैं भैया, ये हो जाएंगी क्या, पोटेशियम है ना, और क्या हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम रह गया था, कैल्शियम ऐड करो भाई। मैं एक जनरल सीक्वेंस बता रही थी, तो जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, ऐसे करके इसका सीक्वेंस चलता है। सो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। एंड सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे जिंक है ना, जैसे क्या होगा आयरन हो जाएगा। पीबी जिसे नहीं पता हो बेटा, सो ये होगा लेड, जिसे हम क्या बोलते हैं सीसा। तो ये क्या होंगी, अभिक्रियाशीलता के आधार पर मध्यम वर्ग में या बीच की स्थिति में आती हैं। चलो एक काम करते हैं, है ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, ये वापस से पूरी चीज़ याद करवा देती हूँ। याद कीजिए कि जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो हमने इसे देखा था, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म है, जहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, ऑब्वियसली पोटेशियम है, फिर थोड़ा सा कम क्या हो जाएगी, सोडियम, है ना। ये तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी यानी कि लेड हो जाएगा, है ना, कॉपर है ना, और फिर हमारा सिल्वर, गोल्ड है। यहाँ पर आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में हमने जो पढ़ी थी उसमें और भी एलिमेंट्स थे, और भी तत्व थे, यहाँ पर वो पूरे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म के बारे में जान रहे हैं। तो ये मत कहना मैम बीच के कहाँ चले गए, बीच के हमने ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े हैं, जानना था। वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन, ऐसे करके पूरा सीक्वेंस जो चलता था। ओके, दैट्स इट। चलो अब वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम अभी समझेंगे हम इसकी पूरी कहानी को। सो हमारी अर्थ की बात करें, यानी कि बेटा जो पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में, किसके फॉर्म में? सो ये पाई जाती है ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क जो होते हैं ना, मेटल्स के जो ओर्स होते हैं ना, वो ऑक्साइड होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैम ये मेटल्स के साथ ऑक्साइड की बात क्यों कर रही है, क्यों की जा रही है? क्योंकि बेटा जो ओर्स होते हैं इसके डेफिनेशन ही क्या देखी थी हमने कि भाई हमारी अर्थ में प्राकृतिक रूप से खनिज में कुछ विशेष क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं। कुछ विशेष धातुएं पाई जाती हैं जिन्हें निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है, ये प्रॉफिटेबल होती है। ऐसे ही खनिजों को हमने क्या नाम दे दिया, अयस्क नाम दे दिया। यही क्या कहलाए, फिर ओर्स कहलाए। एंड खनिज क्या होते हैं, तो खनिज तो अलग होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, सो मिनरल्स तो अलग होते हैं, ठीक है। कैसे अलग होते हैं? तो भाई हमारे अर्थ में जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिकों के रूप में प्राप्त होते हैं, हमें आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कई धातुओं के जो ओर्स यानी कि अयस्क होते हैं, मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। खनिज के ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित करेंगे, जैसा कि हमारे चित्र 3.9 में दर्शाया गया है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखो और आप इसे ध्यान से देखो। अब यहाँ हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, उन्हें 3 वर्गों में ही क्लासीफाई कर दिया है, डिवाइड किया है। अब क्या हो सकते हैं वो 3 वर्ग, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो भाई। ऑब्वियसली एक ऐसी
धातुएं होंगी, अब पहले जिन पे चर्चा करेंगे, जो निम्न अभिक्रिया दर्शाती हो, मतलब आसानी से रिएक्ट नहीं करती हो, तो है ना, वो नीचे वाली धातुएं आ जाएंगी। फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मतलब कि जो बीच की स्थिति में होंगी। और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं मतलब क्या होंगी, बिल्कुल ऊपर की, जो क्या करेंगी, तेजी से रिएक्ट कर जाएंगी, चाहे वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए, चाहे वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, इसे हम खुला छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में एक्चुअली में जाना था, बट ध्यान से सुनो, प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब पॉइंट ये है कि जितने भी वर्ग में ये मेटल्स आ रहे हैं ना, अगर इनको प्राप्त करना है तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना होगा। और एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये कुछ मेटल है, ये कुछ धातुएं हैं जिनका जो विद्युत अपघटन करती हैं, ये कुछ मेटल्स हैं जो कार्बन के उपयोग से अपचयन करती हैं, और ये कुछ मेटल्स हैं जो प्राकृतिक अवस्था में हमारी अर्थ में नेचुरली हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका भी स्क्रीनशॉट डन कर लीजिए। अब अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। तो हमें एक चीज़ तो पता चली, क्या पता चली, कि भाई जो खनिज होते हैं, है ना, खनिज जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें कुछ विशेष क्या पाई जाती हैं बेटा, धातुएं पाई जाती हैं, है ना, उनमें कुछ विशेष क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं। और इन धातुओं की अगर मैं बात करूं तो, है ना, कुछ विशेष धातुएं पाई जाती हैं, और इन विशेष धातुओं की बात करें, इन्हें निकालना कैसा होता है, लाभकारी होता है। बार बार ये याद दिला रही हूँ ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो आपसे, है ना, इन्हें निकालना क्या होता है बेटा, लाभकारी होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ऐसे ही खनिज को हम क्या बोलते हैं, है ना, खनिज को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। खनिज क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो हमने जान लिया अयस्क से जो शुद्ध धातुएं होती हैं, यानी कि जो प्योर मेटल होते हैं ना बेटा, उसका निष्कर्षण यहाँ पर कई सारे स्टेजेस में, चरणों का सारांश यहाँ पर चित्र 3.10 में दर्शाया गया है। ये है आपके सामने 3.10, जहाँ पर हमें जो अयस्क है उसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण, उसकी ये क्या बताई है, प्रक्रियाएं बताई हैं। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। चलो हम भी करते हैं, ठीक है। तो भाई अयस्क का यहाँ पर क्या हो रहा है, सांद्रण, और यहाँ पर सक्रियता के आधार पर इसे 3 भागों में ऑलरेडी बांट कर रखा है ना, जो कि हम जानते हैं। एक है क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना, क्या बोला है कि भैया एक तो है हाईली रिएक्टिव मेटल, और एक क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और एक क्या हो जाएंगे बेटा, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, यानी कि जो इतना तेजी से रिएक्ट नहीं करेंगी, बहुत 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 कम रिएक्ट करेंगी, है ना, और ये कैसे करेंगी, मध्यम लेवल पर, और ये ज़्यादा। अब इनकी अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करें, तो इसमें कार्बोनेट अयस्क और अयस्क सल्फाइड अयस्क की बात करें, है ना, कि कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, भाई इसका क्या होता है, निस्तापन होता है, और इसका क्या होता है, भर्जन। फिर इनके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन किया जाता है, और फिर उसका क्या होता है, शोधन। अब बात ये आती है कि मैम ये भर्जन क्या होता है, मैम ये निस्तापन क्या होता है। बस रुक जाओ, अगले 10 मिनट में तुम्हें ये भी कहानी समझ में आ जाएगी कि भाई भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। मैं बोलती हूँ इस चैप्टर में आपको ऐसे अजीब अजीब से ही वर्ड्स मिलने वाले हैं, बट यस एग्जाम पर्पज से तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में हमने क्या देखा, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क की बात करें तो कार्बोनेट अयस्क का तो निस्तापन होता है और इसका भर्जन होता है। फिर इनके धातु का ऑक्साइड में धातु ऑक्साइड, फिर ये दोनों का धातु ऑक्साइड और ये धातु में अपचयन होता है और फिर धातु का शोधन किया जाता है। वहीं उच्च अभिक्रियाशील धातु है भाई, गलित धातु का विघटन होता है इसमें और फिर उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त होती है ना। वही निम्न अभिक्रियाशील धातु है, इसके जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका भर्जन होता है, फिर धातु का क्या होता है, परिष्करण होता है। तो ये कुछ इस तरीके से चलने वाली प्रोसेस होती है कि अयस्क का सांद्रण कैसे होता है,
तो हमने जाना कि उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का अलग अलग तरीके से अयस्क क्या करता है, सांद्रण करता है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। फिर अब हम आते हैं आगे। अब हम अयस्कों का समृद्धिकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देखो होता क्या है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों की अगर मैं बात करूं, इसमें मिट्टी यानी कि सॉइल हो गई भाई, है ना, हमारे अर्थ में सॉइल तो पाई जाती है, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। इसे भी दिमाग में बैठा लेंगे भाई, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो खनिजी है ना इस टॉपिक के लिए, एक तो मिनरल्स हैं, एक क्या है बेटा, अयस्क हो जाएगा, ठीक है। और एक अभी हमें क्या मिल गया है, ये गैंग मिल गया है। अब मैम क्या होता है ये गैंग, सिंपल 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 कि भाई पृथ्वी से जो खनिज अयस्क की बात चल रही है, खनिज अयस्क में सॉइल होते हैं, सैंड्स होती हैं यानी रेत होती हैं, सो आदि जैसी ना कई सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैंग बोलते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से शुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। जब भी धातुओं का निष्कर्षण होता है तो ध्यान रखिएगा कि इससे धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना होता है ना। यानी कि जो जो उसमें अशुद्धियां हैं, चाहे वो मिट्टी के रूप में हो, रेत के रूप में, उसे हटाना पड़ता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करके शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। अब पॉइंट ये उठता है कि मैम ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई, गैंग क्या होता है हमें ये समझ में आ गया कि जब धातुओं का निष्कर्षण होगा तो उसकी समय क्या करना होगा, पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि कैसे, हम इस कहानी को कैसे कर सकते हैं, तो सुनो। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है ना बेटा, वे अयस्क एवं गैंग के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, किसके, अयस्क और गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल और केमिकल, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसके आधार पर ये होता है। और इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक जो है अपनाई जाती है, उसके लिए भी कई सारी टेक्निक्स होती है जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रिय होती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, ये तो आप जानते हो, है ना। और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं, इन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, इनको हम केवल क्या करके भाई, हीट प्रदान करके यानी कि गर्म करके ही धातु को प्राप्त कर सकते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब हम पता है एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम सिनाबार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो मर्क्यूरी सल्फाइड होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ जो मरकरी होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये पारद के नाम से भी मिलेगा, है ना, जिसे हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, सिनाबार ये मरकरी का एक अयस्क है ना। इसके बारे में अगर बात करें तो सिनाबार क्या होता है, सिनेबार जो होता है ये मरकरी का एक अयस्क होता है जिसे हम मर्क्यूरी सल्फाइड कहते हैं। अब वायु में ना इसे गर्म करने पर सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और अधिक गर्म करने पर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो ये एक अलग कहानी जानने को मिली। जैसे क्या बोल रहे थे, अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करेंगे, कैसे इसे समृद्ध करेंगे। तो हमसे बोले कि भाई सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातु होती है वो अनअभिक्रिय होती हैं, रिएक्टिव ही नहीं होती हैं। फिर कह रहे हैं कि इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल और केवल हम गर्म करके ही क्या कर सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्योंकि जो मरकरी होता है ना बेटा, जो पारा होता है, वो भी रिएक्टिविटी सीरीज में, हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर के तो वो ऊपर ही आएगा, है ना, लेकिन ये भी रिएक्ट कम करता है। तो हमने क्या देखा, सिनेबार। सिनेबार क्या होता है, तो सिनेबार जो होता है ये पारे का ही क्या होता है, एक अयस्क होता है, और वायु में गर्म करने पर ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे ही हम इसे वायु में गर्म करेंगे तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अधिक गर्म और ज़्यादा गर्म करेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में ही अपचयित हो जाता है। इस तरीके से चलने वाली ये प्रोसेस होती है। अब हमने एक काम करते हैं, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जो मैंने आपसे बोला कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था,
जब इसको वायु की उपस्थिति में क्या की भाई, हीट प्रोवाइड की गई, यानी कि इसे क्या किया गया बेटा, गर्म किया गया। तो इसने क्या किया, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्रोवाइड किया और यहाँ से क्या हुई, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज हुई। फिर हमने क्या देखा कि भाई जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, मर्क्यूरी अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इसे और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पर ऐसा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से वहीं हम बात करते हैं किसकी, हम कॉपर सल्फाइड की बात करते हैं। तो इसके रूप में उपलब्ध तांबे, कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। ओर्स से हम क्या कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं, तो हमारे सामने एक रिएक्शन यहाँ दी गई है बेटा, दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आ गया ना क्वेश्चन कि भैया बताओ कि ये जो अयस्क होते हैं, है ना, ये अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे होता है, अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस तरह से होता है। आपको पता है दीर्घ उत्तरी में ये क्वेश्चन आ सकता है अयस्कों के समृद्धिकरण से, तो आपको ये कहानी तो बतानी ही होगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसके इस इक्वेशन से बता दोगे, फिर तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स इसके मिलेंगे, ठीक है। तो हमने देख ली पहली कहानी। फिर हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से जो कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे या कॉपर की अगर हम बात करें, अगर हम इसे वायु में गर्म करके इसके अयस्कों को अलग करने की कोशिश करें तो किया जा सकता है। तो हमने देखा भाई कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन वायु की उपस्थिति में हुई, इसे हीट प्रोवाइड की गई, इसका तापन किया यानी कि इसे हीट प्रोवाइड की गई, तो इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड अलग हो गया एंड वेरी इंपॉर्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे क्या होगी, रिलीज होगी, जैसे कि वहां पर हुई थी। अब हमने क्या देखा और क्या होगा यहाँ पर, तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हमने कॉपर सल्फाइड से की और इसे हीट प्रोवाइड की गई, है ना, और इसे हीट प्रोवाइड की, तो कॉपर अलग होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर अलग प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये थी कहानी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी इस कहानी की बात, है ना। बाकी दूसरी चीज़ कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो सुनो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ये हमारा मरकरी है ना, उसका सिंबल है ऑब्वियसली, और सल्फर है। तो इसके यहाँ पर कितने एटम हैं, चंगू मंगू ध्यान से देखो, इसके दो एटम है ना, स्टार्टिंग में 2 लिखा है, तो दोनों के लिए होगा, मरकरी के लिए भी होगा, सल्फर के लिए भी होगा, ठीक है। और हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के कितने एटम है भैया, 6 है यहाँ पे, तो ठीक है, हमने जान लिया। अब क्या होगा बेटा, तो हमने देखा यहाँ पर हमारा मरकरी का तो 2 ही क्या है यहाँ पर एटम है, और ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 2 हैं। सल्फर के कितने, तो भाई मरकरी और सल्फर, मरकरी और ऑक्सीजन के हमें यहाँ पर 2 मिले, पर ऑक्सीजन यहाँ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चलो 2 तो यहाँ हो गए, तो ऑक्सीजन की 2 की कहानी तो डन हो गई, 4 अभी भी बाकी हैं। सल्फर के यहाँ पर कितने एटम है, 2, ठीक है, हमारे उस साइड भी सल्फर के 2 ही एटम है। अभिकारक वाले हिस्से में सल्फर के 2 ही एटम हैं। अब बचा ऑक्सीजन जिसके 4 एटम हमें और चाहिए, तो आप देख सकते हो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 और 2 मिला देंगे, ये भी 6 हो जाएगा, यानी हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्या है बेटा, बैलेंस है। ऐसे करके आपको सारी ही इक्वेशन ध्यान रखनी है। कभी भी अगर आप क्या करते हो बोर्ड में, कभी भी आप अपने बोर्ड में ये इक्वेशंस लिखते हो, सो सबसे लास्ट में आपको इसे वेरीफाई करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी लिखते चलते हैं और एक आध चीज़ मिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये रह गया, ये रह गया, या कोई भी हो सकता है एलिमेंट ही रह जाए, तो वो चीज़ें हमसे क्या हो जाएंगी बेटा, मिस हो जाएंगी। और अगर ऑब्वियसली वो मिस हो जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होने वाली है, वो गड़बड़ ही होगी। भले ही आपको अच्छे से ध्यान होगा कि यहाँ पे ये लिखना था, यहाँ पे ये करना था, बट वो बैलेंस नहीं होगी। ओके, नाउ अब आते हैं हम सक्रियता श्रेणी के मध्य में उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है उसे जानने के लिए, उसको कैसे निष्कर्षित किया जाता है इसे जानने के लिए, है ना। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं क्या होती हैं भैया, जैसे आयरन हो गई, ठीक है, जैसे क्या हो जाएंगे बेटा, जिंक हो जाएगी, जैसे क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, पीबी हो गया, और हमने क्या देखा, कॉपर होगा, है ना। कैल्शियम तो ऊपर आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे। तो इसकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, मीडियम होती है, मध्यम होती है। ना ये बहुत रिएक्टिव होता है, ना ये हाईली रिएक्टिव है, ना ही ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमारे अर्थ में ये सल्फाइड
या फिर बेटा किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना की अगर मैं बात करूं तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है और इसीलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो पहले तो हमने क्या जाना, सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, ये हमने जान लिया। फिर हमने जाना कि हमारी प्रकृति में ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती हैं। याद करो ये सीक्वेंस, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ देखो पीछे पीछे, है ना, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं ये हमारे अर्थ में कार्बोनेट अयस्क के रूप में और सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं। ये तो ऑलरेडी हमें चार्ट से ही पता चल गया था। अब हमने क्या देखा, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसे धातु ऑक्साइड में क्या करेंगे, चेंज, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं फिर। अब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब इनके जैसे कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क को जब धातु के ऑक्साइड में चेंज किया जाता है तो उसे ऑब्वियसली क्या किया जाता है, गर्म। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब अधिक तापमान, ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड की जाएगी, गर्म किया जाएगा ना बेटा, तो ये क्या होगा, ऐसा करने पर ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो फिर से सुन लो आप, खनिज वर्ड डन हो चुका है, अयस्क वर्ड जो है ये भी डन हो चुका है और भर्जन शब्द जो है ये भी हमने जान लिया, गैंग शब्द जो है ये भी हमने जान लिया। ठीक है, अब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से, अब हमने ये देखा था कि जो हमारा सल्फाइड अयस्क था इसको वायु में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था, वहीं लेकिन जो कार्बोनेट अयस्क होगा ना उसे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है, इसे सीमित वायु में, अच्छा मतलब जो वायु होगी वो सीमित होगी और टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा। सो सीमित वायु में अधिक ताप पर बेटा जब भी गर्म किया जाएगा तो ध्यान रखना कि यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, निस्तापन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हमने जान लिया कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में क्या हो जाती है, परिवर्तित, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो अब हमारा एक और वर्ड यहाँ पर होता है डन, जो कि क्या है, निस्तापन का। ठीक है ना, जो कि क्या है बेटा, निस्तापन का। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क को जो वायु है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने पर जो ऑक्साइड प्राप्त होता है इसी को ही हम भर्जन कहते हैं, और वहीं कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर जो ऑक्साइड में परिवर्तन होता है इस पूरी प्रोसेस को हम निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन भी हो गया, निस्तापन भी हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं, जिंक के अयस्क के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं। अच्छा ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर भर्जन के बारे में पूछ लिया कि भाई भर्जन क्या होता है समझाइए, आप सेम वही परिभाषा लिख दीजिएगा, और वहीं आपको निस्तापन अगर पूछ लिया जाए तो आप उसके लिए भी सेम परिभाषा लिख सकते हैं। साथ साथ में बेटा आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना बोर्ड एग्जाम में, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, और वो एक चीज़ क्या है, आप भाई यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं, इसकी समीकरण, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समझ रहे हो, ये इसका क्या है, एक तरीके का एग्जाम्पल ही है, उदाहरण ही है, जहाँ हमने क्या देखा कि जिंक सल्फाइड की रिएक्शन किससे हुई है भाई, ऑक्सीजन से हुई है। तो इसने क्या किया, जैसे ही इसे अधिक तापमान प्रोवाइड किया गया, ज़्यादा हीट प्रोवाइड की गई, क्योंकि हमने यही तो देखा था कि भाई सल्फाइड को जो वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर क्या मिल गया है, जिंक ऑक्साइड। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि गैस भी रिलीज हुई है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यही प्रोसेस तो क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। फिर निस्तापन क्या होता है, तो बेटा वहीं हम अगर बात करते हैं ZnCO3 की, तो इसको जैसे ही जो है
सीमित वायु में, है ना, इसकी बात करें तो इसे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसने भी क्या किया, जिंक ऑक्साइड प्रदान किया है। और यहाँ से कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। CO2 यहाँ से क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। इक्वेशन बैलेंस है, चलो वेरीफाई करते हैं। चलो वेरीफाई करते हैं। जिंक के 2 एटम यहाँ, जिंक के बेटा 2 एटम यहाँ, ओके। सल्फर के 2 एटम यहाँ और हमारे सल्फर के 2 एटम यहाँ। ऑक्सीजन के भैया 6 एटम यहाँ पर है, तो 2 तो खैर यहाँ हो जाएंगे और 2 दूनी 4, 4 यहाँ हो जाएंगे। ऐसे करके हमारे सेक्शन में कितने एटम हो जाएंगे टोटल, तो वो हो जाएंगे 6, ओके। तो ये तो बैलेंस थी, ओके। नीचे वाला भी देख ले, जिंक के कितने एटम है, ओनली 1, यहाँ पर भी ओनली 1। कार्बन के कितने एटम है, ओनली 1, यहाँ पर भी कितने एटम है, ओनली 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। तो यहाँ पर तो भैया 2 है और 1 एटम इसका ये रहा। ऐसे करके टोटल ये 3 हो गए, ठीक है। तो वापस से कह रही हूँ कि कभी भी इक्वेशन लिखोगे ना तो इसे ऐसे बैलेंस करके ही लिखना। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में अपचयित तो हो जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जैसे कार्बन के साथ अगर अपचयित करेंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे तो जिंक अलग हो जाएगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है यहाँ से ये रिलीज होगी, ठीक है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले ही परिचित हैं और धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी एक तरीके से अपचयन प्रक्रम ही कहलाता है। सो ये ऑलरेडी हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करके रखा ही है। नेक्स्ट आते हैं अब इसकी और कहानी की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। हमने पहले धातुओं का अयस्कों का समृद्धिकरण जाना और हमने यहाँ पर जाना अयस्कों के समृद्धिकरण के लिए कुछ हमने यहाँ पर मेटल्स का यूज़ किया, है ना, कुछ धातुओं का यूज़ किया और कैसे इससे जो शुद्धि की जा सकती है, इसका अयस्कों से समृद्धिकरण किया जा सकता है, ये हमने जाना। तो हमने पहले मरकरी का एग्जाम्पल लिया, मर्क्यूरिक सल्फाइड का एग्जाम्पल लिया, उससे ज़्यादा मात्रा में क्या किया, वायु के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हमने हीट प्रोवाइड की। फिर हमने देखा कि प्रोसेस क्या हुई, ठीक है। नाउ ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर आते हैं, ठीक है। सो कार्बन या कोयले का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा भाई विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। तो भाई होता ये है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या होता है बेटा, लिंक होता है। अब ये विस्थापन अभिक्रिया, जिन भी स्टूडेंट ने हमारा फर्स्ट चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा उन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता ही नहीं होगी। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा, वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस्ड कर देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं एंड रिएक्शन के बाद क्या बनते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ मैंने कई तरीके के रिएक्शंस या अभिक्रियाएं आप सबको करवाई हैं। सो जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे फिर केमिस्ट्री में आगे ये सब आते रहेंगे, फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। सो कार्बन या कोयले का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। और अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम हो गई, जैसे कि कैल्शियम हो गई, जैसे कि एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये डिस्प्लेस्ड कर देती हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो प्रोसेस क्या होगी, कुछ ये होगी, है ना। हमने क्या देखा कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाएगा, इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होगी। मैग्नीज अलग होगा, Al2O3 अलग हो जाएगा और हीट भी यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो हमने एक चीज़ जानी, क्या जानी भाई, मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से हुई तो मैग्नीज अलग हो गया और Al2O3 अलग हो गया। तो ये डिस्प्लेस्ड ही तो हुआ है, ये विस्थापित ही तो हुआ है। और विस्थापन अभिक्रिया हमें यही बताती है कि कहाँ गए, हाँ, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं, चाहे वो आप सोडियम ले लो, सोडियम के पहले आप पोटेशियम भी ले सकते हो, सोडियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक, अच्छा मेनली अपचायक की बात करेंगे तो हम चलो यही ले लेते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक में विस्थापित कर देती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा।
क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? बिल्कुल पहचान सकते हैं भाई, इतना तो पढ़ ही लिया है कि इतनी पहचान हम कर सकते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। पहली बात तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा मात्रा में ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित, इसमें क्या होता है? ऊष्मा का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि धातुएं उसमें गलित अवस्था में, गलित अवस्था बोले तो भाई गली हुई अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, इसके साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी पर मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि थर्मेट अभिक्रिया, थर्मेट रिएक्शन की बात करें कि ये होती क्या है, तो थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है हाईलाइट कर देते हैं। तो हमने पहले देखा कि आयरन ऑक्साइड के साथ अगर हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, तो रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, और यह अभिक्रिया थर्मेट अभिक्रिया है। जहां हमने क्या देखा कि भाई आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराने पर आयरन अलग हो जाएगा, Al2O3 अलग हो जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। सो रेल के पटरियों को संधित करने या जोड़ने के लिए थर्मेट प्रक्रम का जो प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है उसे जानने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी निष्कर्षण वैसे मैंने बोल तो दिया था, लिख तो लिया ही होगा आप लोगों ने। तो अब आते हैं हम हाईली रिएक्टिव मेटल की ओर बात करने के लिए। हमने बिल्कुल निम्न स्तर वाला पढ़ लिया, हमने मीडियम लेवल वाला पढ़ लिया, अब हम बिल्कुल उच्च स्तर वाले जो भी मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको लेकर भी जान लेते हैं कि उनका निष्कर्षण कैसे होता है, कैसे उन्हें निष्कर्षित किया जाता है। सो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं, हाईली क्या होती हैं? रिएक्टिव होती हैं, एंड इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनकी यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या बोला जा रहा है कि भाई इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कार्बन के द्वारा जैसे हम सोडियम की बात कर दें, मैग्नीशियम की बात कर दें, है ना, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ठीक है, सो इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। अभी हम जानेंगे कि ये क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। और कैथोड, अब जैसे कैथोड की अगर बात करें तो ध्यान रखना कि भैया ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं इसमें निक्षेपित होती हैं, और जो एनोड होता है उस पर धन आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जो क्लोरीन है उसे मुक्त किया जाता है ना, क्लोरीन जो है वो मुक्त होती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं धातुओं का परिष्करण। सो ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूरी तरह से शुद्ध बिल्कुल भी नहीं होती हैं, क्योंकि हम बेसिकली उसके शुद्धता के बारे में ही तो जान रहे हैं। सो ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से जो धातुएं प्राप्त हुई हैं ना वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? अपद्रव्य पाए जाते हैं, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। सो धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय परिष्करण, इसका प्रयोग करना होगा ताकि जो शुद्ध धातु है वो प्राप्त हो सके। तो अभी तक जो भी अपचयन की प्रोसेस हुई है उससे अगर हमें लग रहा है कि शुद्ध धातु प्राप्त हो चुकी है तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रोसेस के बाद हमने नोटिस किया कि कुछ अभी भी उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी शुद्धता को प्रदर्शित नहीं कर रही हैं। तो अब क्या किया जाएगा? तो इसके लिए क्या किया जाएगा? उसमें अपद्रव्य प्रेजेंट है तो उसको हटाने के लिए हम विद्युत अपघटनीय परिष्करण का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये लास्ट कहानी है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या होता है। तो सुनो, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये क्या है बेटा? एक टैंक है। ठीक है, अब जिसमें ये क्या भरा हुआ है? अपद्रव्य हमको दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या है? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्या बोला है? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का इसमें क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़ कि ये यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोड है, एक तो एनोड और दूसरा क्या है? कैथोड है। यहाँ कुंजी का भी प्रयोग किया गया है। सो एनोड और कैथोड दोनों ही इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और यहाँ पर अपद्रव्य हमें देखने को मिल रहा है।
सो अब विद्युत अपघटनीय परिष्करण हमें क्या बताता है? पहली बात तो ये जो इमेज है चित्र 3.12 हमें क्या बताता है, तो सुनो। तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है यहाँ पर, और अशुद्ध तांबा यहाँ पर क्या है, एनोड है। एनोड जो है वो ये क्या है भैया, सो एनोड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अशुद्ध तांबे का। ठीक है, अभी जान रहे हैं क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। दूसरी चीज की जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड पर काम कर रही है। कैथोड पर क्या काम कर रही है, शुद्ध तांबे की पट्टी। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा जो है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है ना, किस पर, कैथोड पर निक्षेपित हो पाएगा, क्योंकि हम बेसिकली अद्रव्य को जो हमें शुद्ध धातु चाहिए उसके लिए जो अपद्रव्य है ना उसे हम अलग करने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि अपद्रव्य अलग हो जाए और जो शुद्ध धातु है यानी कि प्योर मेटल है वो हमें रिसीव हो जाए, प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हम विद्युत अपघटनीय परिष्करण का प्रयोग कर रहे हैं। सो कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकेल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है। तो हमसे ये हो सकता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लें कि विद्युत अपघटनीय परीक्षण के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। सो कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। इन प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर, जो अब इस प्रोसेस में ना ये ध्यान रखना कि जो अशुद्ध धातु होगी ना इसको एनोड पर, और जो शुद्ध धातु की पतली परत है इसको कैथोड पर बनाया जाता है। तो एनोड पर अशुद्ध धातु और कैथोड पर क्या होगा, शुद्ध। हमने एग्जाम्पल के लिए इसमें तांबा ले लिया है। अब हमने क्या देखा, धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटी के रूप में होता है, जैसा कि चित्र 3.12 में बताया गया है। इसके अनुसार उपकरण व्यवस्थित किए गए हैं, सारी चीजें बता दी मैंने कौन सी चीज कहाँ है। विद्युत अपघटी से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटी में क्या होती है, घुल जाती है। विद्युत अपघटी में क्या हो जाती है भैया, वो घुल जाती है। और फिर क्या होता है, इतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो विद्युत अपघटी के से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। किस पर निक्षेपित हो जाती है, इस पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं, जो कि यहाँ पर है। ये जो अशुद्धियां थी वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, और अविलय अशुद्धियां जो हैं एनोड तली पर, अच्छा सॉरी, जो विलय अशुद्धियां हैं वो तो विलयन में सॉल्यूशन में घुल जाएंगी, मिल जाएंगी, और जो अविलय होगी जो कि हमारा इस सेक्शन की बात चल रही है यानी कि अपद्रव्य की बात चल रही है। सो ये अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख भी कहते हैं। ये रहा वो अपद्रव्य जो कि किस नाम से जाना जाता है, एनोड पंख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होगा, सो एनोड की अगर हम बात करें, अशुद्ध तांबा एनोड पर होगा और शुद्ध हमें इस पर चिपका हुआ प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी जो मैम ने आपको बताई है, एंड फाइनली हमारा ये सेक्शन होता है कंप्लीट। तो बिना फालतू बात करे, बिना समय बर्बाद करे, हर एक चीज़ हमने यहाँ पर जान ली है। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला काम क्या है, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे कि चाहते हैं कि आप मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं, तो भाई YT पर तो मेरे सेशंस होते ही हैं। आप मेरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहां हम CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं कवर। और ये है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।